देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। आपको सीधा लिए चलते हैं गोलकीपर अवार्ड में, जहां पर पुष्कर सिंह धामी संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि सभी ने अच्छा काम किया है, मैं देख रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने जो है एक अच्छी प्रक्रिया की है। कई चक्र परीक्षण के बाद कुछ चयनित और कर्मशील व्यक्ति हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, या संस्थाएं हैं यहाँ पर जो भी आए हैं, मैं उनका सबका अपने हृदय की गहराइयों से सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। और सतत विकास लक्ष्य 2030 के पीछे हमारी सोच जितनी ऊंची है, हमारे लक्ष्य भी उतने ही समग्र हैं, और हम सब लोग मिलकर इसको पाएंगे, हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। मेरी आशा है कि सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस और नियोजन विभाग द्वारा जो गोलकीपर्स को चिन्हित किया गया है, उन्हें आज के लिए ही नहीं कि आज एक दिन हमने इनको औपचारिक रूप से यहाँ सम्मानित कर दिया और उसके बाद छोड़ दिया, हम उनको हमेशा जो है अपने साथ जोड़े रखें। और निश्चित रूप से उनके माध्यम से मैं देख रहा हूँ कि किसी ने 1500 लोगों तक पहुँचने का काम किया है, कि उन्होंने उससे भी आगे जाने का काम किया है। उन सभी को, और हमारी जो सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को भी आप सबके माध्यम से एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आप सबके माध्यम से पूरे प्रदेश में फैलाने और उसमें पूरी क्वालिटी के साथ, गुणवत्ता के साथ विकास लक्ष्य प्राप्त किए जाए। और मैं समझता हूँ निश्चित रूप से इसमें हम सभी लोग काम करेंगे। एसटीसी के लक्ष्यों को प्राप्त करने और हम सभी के सामूहिक प्रयास से आज हमारा राज्य पूरे देश में प्रथम 4 सोपानों में अपना स्थान बनाए हुए है। इसके लिए भी मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ। इससे पूर्व कभी हम 14वें स्थान पर थे, फिर नए स्थान पर पहुंचे, और आज पूरे देश में अग्रणी राज्यों में हमारी गणना हो रही है। सरकार द्वारा विकास लक्ष्यों को जिलों तथा पंचायत स्तर की योजनाओं के साथ जोड़ते हुए प्रभावी अनुसरण की व्यवस्था भी की गई है। पिछले दिनों हमारे प्रोफेसर अनिल जोशी जी, जो हमारे पद्मश्री हैं, उनकी टीम ने और ICI ने मिलकर कुछ ग्राम सभा क्षेत्रों में जो हमारे बड़े सीमांत के क्षेत्र थे, एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें उन्होंने 14 पुलों का निर्माण किया, और उनकी कीमत बहुत कम थी। जब हम रविशंकर साहब उनको सोच रहे थे कि उनको सरकारी व्यवस्था से करवाते, तो उसके लिए लंबी योजना बनती, पहले प्रस्ताव जाता, फिर DPR बनता, DPR बनने के बाद कई लेवल पर उसको चेक किया जाता, और बनते बनते वो योजना करोड़ों में बनती, और वो लाखों में ही 3 लाख रुपए में छोटे छोटे पुल बन गए, और इतने शानदार पुल बने कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से लोग इसके लिए सोच रहे थे कि उनको जो है एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए कनेक्टिविटी मिले, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए मिले, उनको बहुत आसानी से वहां पर प्राप्त हो गए। तो मैं आप सभी संस्थाओं से और सभी महानुभावों से एक अनुरोध और करना चाहता हूं कि हम लोग क्या इस प्रकार का इतना काम आप लोग कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि अभी माधव को भी देखा मैंने, और अन्य लोगों को भी देखा, जैन साहब को भी देखा, तमाम लोग, मैं एक एक का नाम लूं तो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो हम लोग भी कुछ इस प्रकार का काम कर सकते हैं क्या? क्या है कि मैं ऐसा मानता हूं, मैं मुख्य सेवक हूं, मुख्यमंत्री हूं, लेकिन हमारे जिलाधिकारी बैठे हैं, मुख्य सचिव बैठे हैं, नियोजन सचिव यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन क्या है कि ये भी एक व्यवस्था है, इसकी अपनी एक सीमाएं हैं। कई बार लोगों को लगता है कि सरकार सब कुछ कर सकती है। सरकार एक व्यवस्था है, और जब तक समाज का, संस्थाओं का, जन सामान्य का, सबका जब तक इसमें सहभाग नहीं होगा, जब तक उनकी सहभागिता नहीं होगी, जब तक उनका उसमें योगदान नहीं होगा, तब तक बहुत सारी चीजें समग्रता को प्राप्त नहीं करती हैं। समग्र होने के लिए हम सभी लोगों को आगे आना होगा। और मैं बार बार एक बात को कहता हूं नेगी साहब, मैं कहता हूं जैसे मैं हूं, यहां से बोल रहा हूं, और बोलते बोलते क्या है, जब से ये दायित्व मुझे मिल गया, तब से मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश की, जैसे आप लोगों के बीच में आया तो थोड़ा मैं लालची भी हो जाता हूं। अब लालची कैसे होता हूं? मुझे लगता है कि मैं आपके कार्यक्रम में आया हूं
और इनको मैं अभी प्रोत्साहन कर रहा हूँ, उत्साहवर्धन कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से ये आगे जाएंगे। आगे जाने के साथ साथ जो कर रहे कर ही रहे, उसमें भी मैं कुछ थोड़ा और क्या ले सकता हूं इनसे। तो लेने से मतलब है कि आपका योगदान और कैसे इसमें हो सकता है। तो एक सामान्य व्यक्ति की तरह जो विचार मेरे मन में आते हैं तो मैं आप सबके सामने व्यक्त कर देता हूं। और पिछले दिनों हमने सतत जो हमारा विकास लक्ष्य है उसको धरातल पर उतारने के लिए एक लंबी चर्चा पिछले वर्ष 28 अगस्त को विधानसभा में पूरे दिन भर विस्तार से इसमें चर्चा की गई थी और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में जो एक महत्वपूर्ण कदम था, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम विकास के केंद्र पर पूरी तरह से विकास को केंद्र में रखकर काम कर रहे हैं, जिससे हर प्रकार के समाधान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। चाहे आज जलवायु परिवर्तन हो, आप सभी को पता है G24 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा और पूरी दुनिया को एक संदेश दिया का मुद्दा हो, पर्यावरण संरक्षण हो, लैंगिक समानता को प्राप्त करने का प्रश्न हो, और अभी मेरे को वो नौला और धारे जिसके बारे में मैं लगातार सोचता हूँ। बचपन से मैं देखता था कि जगह जगह पर खूब सारे नौले और धारे और साथ में छोटे जो है वो स्रोत, जिनको वहां की भाषा में बोलते हैं छ्यो बोलते हैं, जिसमें अंजुली उठाकर ऐसे पानी पीते हैं। सुरेखा जी आप नहीं देख पा रही हैं, उधर से इन्होंने कैमरा लगा दिया। वो नौले और धारे तो सब जानते हैं ना। नौले बड़े होते हैं, धारे जो है हम लोग ऐसे पानी पी लेते थे। वहां कोई बीच में वो क्या बोलते हैं उसका केले का जो है वो डाल देते थे बीच बीच में, उसमें से पानी निकलता रहता था। वो तो हो गए हमारे धारे, और नौले हो गए जो चलते रहते हैं हर समय, मतलब 12 महीने चलने वाले। और श्रेय बोलते हैं जो स्रोत होते हैं छोटे, जिससे अंजुली से ऐसे पानी उठाते थे। तो आपने अभी बताया। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते। देहरादून में आज होगी मंत्रिमंडल की बैठक, सचिवालय में ये बैठक होगी। आपको बता दें सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई है। तो देहरादून में आज मंत्रिमंडल की बैठक है। इस दरमियान कई मसलों को लेकर चर्चा की जाएगी। आगामी बजट सत्र को लेकर भी विचार विमर्श होगा और इसी के साथ आज इस बैठक में कई प्रस्ताव पर मोहर भी लग सकती है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई है। शाम को ये बैठक का आयोजन होगा। बैठक में आगामी बजट सत्र को लेकर चर्चा होगी और इसी के साथ प्रदेश से जुड़े हुए कई मसलों को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। तो लगातार ये बड़ी खबर, देहरादून में आज मंत्रिमंडल की बैठक बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि इस दरमियान जो है रणनीति पर चर्चा की जाएगी। कई मसले हैं प्रदेश में, उसको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा और इसी के साथ आगामी बजट सत्र को लेकर भी एक ब्लूप्रिंट जो है वो रेडी किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर, और ऐसे में ये बैठक जो है मंत्रिमंडल की बेहद खास है। शाम को ये बैठक बुलाई गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, सचिवालय में ये बैठक होगी। इस दरमियान जो है ब्लूप्रिंट को रेडी किया जाएगा बजट को लेकर। और आपको बता दें कि जनता को बेहद ज़्यादा इस बजट से उम्मीद भी है। तो ऐसे में तमाम बिंदुओं पर जो है आज चर्चाएं की जाएंगी। सचिवालय में ये बैठक होगी। शाम को ये बैठक बुलाई गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बैठक में आगामी बजट सत्र को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। इसी के साथ जो है प्रदेश से जुड़े हुए कई मसले हैं जिसको लेकर आज इस बैठक में बातचीत होगी और इस बैठक में जो है आज कई प्रस्ताव पर मोहर भी लग सकती है। तो ये बड़ी खबर, देहरादून में आज मंत्रिमंडल की बैठक होगी। आपको बता दें कि इस दरमियान सचिवालय में कैबिनेट की बैठक में कई ऐसे बिंदु है जिसको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा, कई ऐसे मुद्दे जिसको लेकर बातचीत होंगी और यहाँ पर आज कई प्रस्ताव पर मोहर भी लग सकती है। तो सचिवालय में ये बैठक बुलाई गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। लेकिन इस बैठक में जो मेन फोकस रहेगा वो है आगामी बजट सत्र को लेकर। बजट सत्र में किस तरह की पार्टी की तरफ से रणनीति होगी उसको लेकर चर्चाएं की जाएंगी। क्योंकि अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष जो है अपनी तमाम तैयारियां कर रहा है कि किस तरीके से सरकार को घेरना है। चाहे हम बात करें महंगाई को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर जो है विपक्ष जाहिर सी बात है कि सरकार को घेरेगा। और ऐसे में अब इस बैठक के जरिए जो है एक ब्लूप्रिंट को रेडी किया जाएगा कि किस तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब देना है और जनता के हित में क्या कुछ बजट में रहने वाला है उसको लेकर जो है चर्चाएं की जाएंगी। क्योंकि जनता को भी बेहद ज़्यादा उम्मीदें हैं इस बजट से, क्योंकि जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी दोबारा से सत्ता में आए और कहीं ना कहीं जनता की उम्मीदें जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं।
तो सचिवालय में आज ये बैठक, कैबिनेट की बैठक बेहद खास। बैठक में बजट सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी और इसी के साथ प्रदेश में कई ऐसे मसले हैं जिसको लेकर जो है इस बैठक में बातचीत होगी और कई प्रस्ताव जो है वो पारित होंगे। तो मंत्रिमंडल की एक बैठक जो है शाम को आयोजित होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। सचिवालय में ये कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें तमाम कैबिनेट के मंत्री जो है वो शामिल होंगे और इस दरमियान कई अहम प्रस्ताव पर जो है मुहर लगेगी और इसी के साथ कई मसलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो बैठक में आगामी बजट सत्र को लेकर भी चर्चा होगी। हमारे साथ सहयोगी रोहित जुड़ चुके हैं। रोहित, आज मंत्रिमंडल की बैठक की कितनी खास ये बैठक बताई जा रही है? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज शाम 5 बजे सचिवालय में बैठक होनी है, जिसमें आज सब लगभग सभी कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। मुख्य रूप से आज 14 जून को जो है बजट सत्र जो शुरू हो रहा है, आहूत हो रहा है और बजट पेश होना है, तो उसके दृष्टिगत यह बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि चर्चाएं हैं कि बजट से पहले भी एक कैबिनेट की बैठक हो सकती है, लेकिन इस कैबिनेट की बैठक में जो है बजट को लेकर के तमाम आज चर्चाएं की जाएंगी। और जिस तरह से जो पहले ही बजट की जब जो है आदेश जारी हुए थे, अधिसूचना जारी की गई थी, उस दौरान सभी विभागों को इस बात निर्देश दिए गए थे कि उनके विभाग में क्या कुछ काम होने, क्या कुछ योजनाएं हैं, जिसके जो है प्रस्ताव जो है कैबिनेट के उसमें आएंगे, यानी विधानसभा में आएंगे, तो उसको चीजों को लेकर के भी चर्चा होनी है। तो कैबिनेट में मालूम चर्चा किया जाएगा। इसके अलावा तमाम विभागों की नियमावली में संशोधन किया जाना था। उपनगर कर्मचारियों की जो त्रिमासिक वेतन था उसको लेकर के चर्चा किया जाना है और यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जो समिति का गठन किया गया था, हाई पावर समिति का गठन किया गया था, उसको लेकर के भी राय मशवरा किया जाएगा, आखिर क्या कुछ स्थिति है अभी वर्तमान समय में। इसके अतिरिक्त जो चारधाम यात्रा के लिए भी जो है एक समिति का गठन किया गया था, जो चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य सुविधाओं के दृष्टिगत वहां पे किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, उसके लिए भी जो टीम गठित की गई थी, वह टीम से भी तमाम जानकारियां ली जाएंगी। जानकारियों में मुख्य रूप से कि स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह से दी जा रही है, यात्रियों किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हो रही है। कुल मिलाकर एक कैबिनेट बैठक काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें तमाम अहम बिंदुओं पर चर्चा किया जाएगा और जो तमाम अध्यादेश विधेयक पारित होने हैं उन सबको कैबिनेट में पास करने की काफी आवश्यकता होती है। यही वजह है कि कैबिनेट बैठक के दौरान इन सभी विषयों यानी विधेयकों और जो कह सकते हैं अध्यादेशों पर जो है मुहर लगाई जाएगी। जी बिल्कुल रोहित, और ऐसे में कई प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। लेकिन अगर बात की जाए रोहित, खास तौर पर बजट के बारे में, देखिए अगर हम विपक्ष की बात करें, विपक्ष भी अपनी तमाम तैयारी कर रहा है कि किस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरना है, उसको लेकर विपक्ष की अपनी तैयारी चल रही है। तो कह सकते हैं कि इस कैबिनेट की बैठक में एक ब्लूप्रिंट रेडी किया जा सकता है कि विपक्ष के सवालों का जवाब किस तरीके से देना है, उसको लेकर भी मंथन हो सकता है। बिल्कुल, देखिए, विपक्ष की ओर से अगर हम बात करें तो उन्होंने पहले यह स्पष्ट कर दिया है कि इस बजट सत्र के दौरान जो तमाम प्रदेश के जो मुख्य मूलभूत मुद्दे हैं, खासकर उसमें रोजगार जो है प्लान की समस्याएं हैं, पेयजल की समस्याएं हैं, वर्तमान स्थिति में जो लोग अधिक से अधिक बेरोजगार हैं, उन सब तमाम मुद्दों को लेकर के जो है वह सदन में सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। महंगाई का मुद्दा भी इसमें चरम पर है। इन तमाम मुद्दों को लेकर घेरने की कोशिश तो करेगी। तो इसके विपक्ष अगर हम बात करें तो सरकार अपनी व्यवस्थाएं पहले से मुकम्मल करना चाहती है और कैबिनेट बैठक में तमाम उन योजनाओं को जो है सार्वजनिक रूप से दिखाया जाएगा कि कौन कौन सी योजनाएं धरातल पर चल रही हैं, कौन कौन सी राज्य सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जो अभी भी पाइपलाइन में है। उन सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने के साथ ही क्या कुछ हम और रणनीतियां बना सकते हैं जिससे आम जनता को इसका फायदा मिल सके, इस बाबत कोशिश किया जाएगा। फिलहाल जो बजट सत्र होने वाला है, बजट सत्र में मुख्य रूप से देखें तो उससे पहले ही आम जनता से सुझाव मांगे गए थे। इसके अलावा जितने भी तमाम वर्गों के जो प्रबुद्ध जन है उन लोगों से बातचीत भी की गई थी। इससे पहले नैनीताल में भी कार्यक्रम रखा गया था, देहरादून में भी कार्यक्रम रखा गया था। उस दौरान सभी लोगों से बातचीत की गई थी। अब ऐसे में सुझाव भी आम जनता से मांगे गए थे, तो उन सभी सुझावों को एक शामिल करके जो है इस बजट में उसका प्रारूप देखा जा सकता है। हालांकि ऐसा जो संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल उनका कहना है, लेकिन अब बजट में क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ नया देखने को मिला, कि आम जनता के लिए क्या कुछ में फायदेमंद रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल यही होगी कि बजट में क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि जनता भी बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठी है और खासतौर पर इस कैबिनेट की बैठक में भी आज कई प्रस्ताव पर मुहर लगेगा। रोहित, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते उत्तराखंड हाईकोर्ट ने धामी सरकार को नोटिस भेजा है। चारधाम यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों की मौत का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा और इसी मसले को लेकर कोर्ट ने जो है नोटिस भेजा। राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। 2
सप्ताह का वक्त यहाँ पर दिया गया है और 2 सप्ताह के भीतर जो है जवाब दाखिल करना होगा। तो 2 सप्ताह का वक्त दिया गया है और 2 सप्ताह के अंदर जो है यहाँ पर जवाब दाखिल करना होगा। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने धामी सरकार को नोटिस भेजा है, क्योंकि जिस तरीके से चारधाम यात्रा में जानवरों के मौत का जो सिलसिला है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और इस पर कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है। राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया गया है। 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए भी कोर्ट ने कहा है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों की मौत का जो सिलसिला है उसी बाबत ये नोटिस भेजा गया है। अब लगातार अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि अब 2 सप्ताह का वक्त दिया है और इसी 2 सप्ताह के अंदर जो है अब तमाम अधिकारियों को यहाँ पर नोटिस भेजा गया है और 2 सप्ताह के भीतर ही जवाब देने के लिए भी उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा है। हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार जी जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, जिस तरीके से मौतों का सिलसिला जो है जानवरों का वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और कहीं ना कहीं प्रशासन अब इस पे घिरता हुआ नजर आ रहा है। हाईकोर्ट ने यहाँ पर निर्देश पारित कर दिए, वक्त भी ज्यादा नहीं है, कम से कम 2 हफ्ते के भीतर ही जो है उन्हें जवाब भी दाखिल करना होगा। ये मामला चारधाम यात्रा से जुड़ा हुआ है और चारधाम यात्रा पर ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 25 से 30 हजार खच्चर और घोड़े जो रजिस्टर्ड हैं, इसके बावजूद 60,000 से ज्यादा घोड़े और खच्चर इस मार्ग पे चल रहे हैं और उसकी मौत जब हो जाती है उसको उसका रखरखाव सही तरीके से नहीं होता। जो मालिक होते हैं वो जरूरत से ज्यादा, जितने स्टेमिना है, क्षमता से ज्यादा उससे काम लेते हैं और इसको लेकर एक PIL दाखिल की गई थी। उस पर सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है और कहा है कि इसे पशु की क्रूरता की श्रेणी में क्यों न रखा जाए और इस पर बिल्कुल प्रवीण जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जो है चारधाम यात्रा में पशुओं की मौत पर चिंता जाहिर करते हुए नोटिस जारी किए हैं और 2 हफ्ते के अंदर जो है जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा गया है। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने धामी सरकार को मौत को लेकर ये नोटिस जारी किया गया है। जिस तरीके से घोड़े और खच्चरों की मौत का जो सिलसिला है वो साफ तौर पर जारी है और ऐसे में अब कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर तमाम व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई है पशुओं के लिए और इसी के साथ जो है अब आगे क्या कुछ रहने वाला है इसको लेकर भी अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिस तरीके से नोटिस भेजा है अब इसका जवाब जो है सरकार को देना होगा। तो चारधाम यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों की मौत के मामले में ये नोटिस भेजा गया है। 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा गया है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों की मौत मामले में ये नोटिस भेजा गया है। राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है और यहाँ पर 2 हफ्ते का जो समय है वो दिया गया है और इस समय के अंदर ही जो है कहीं ना कहीं अब अपने जवाब को भी दाखिल करना होगा राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को। तो चारधाम यात्रा मार्ग पर जिस तरीके से मौतों का सिलसिला जो है पशुओं का साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और ऐसे में आखिर तमाम व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई है इसको लेकर भी अब कई तरह के सवाल निशान जो है वो खड़े हो रहे हैं और इसी की चिंता जाहिर करते हुए अब कहीं ना कहीं इस पे सरकार ने भी चिंता जाहिर की है और हाईकोर्ट ने जो है अब जवाब दाखिल करने के लिए वक्त दिया है और वक्त भी बेहद कम है, सिर्फ 2 हफ्ते का जो वक्त है वो दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा मार्ग पर हो रहे पशुओं की मौत पर शासन गंभीर है। आपको बता दें कि सचिव पशुपालन विभाग ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश पारित किया है और इसी के साथ सचिव पशुपालन विभाग ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर और पशुपालन विभाग यात्रा मार्ग पर नियंत्रण स्थिति का कर रहा है निरीक्षण। पशुओं को निरंतर चिकित्सा और उनके मालिकों को दी जा रही है सुविधाएं। केदारनाथ यात्रा मार्ग में अभी तक 140 पशुओं की मौत हो चुकी है। विभाग द्वारा अभी तक 6,880 पशुओं का निरीक्षण किया जा चुका है। अब तक 1804 पशुओं को चिकित्सा प्रदान की गई है। 118 पशुओं को यात्रा के लिए योग्य पाया गया है। अब तक विभाग ने 91 पशुपालकों मालिकों के लिए यहाँ पर चलाया 411 पशुओं का यात्रा प्रतिभाग से ब्लॉक भी किया गया।
तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से मौत का जो सिलसिला है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। पशुओं की मौत से चिंता कहीं ना कहीं साफ तौर पर प्रशासन की भी बढ़ चुकी है। बीजेपी सरकारों के दौरान उत्तराखंड में संस्कृति भाषा हमेशा ही चर्चा में रही है। कभी स्कूलों में संस्कृति पाठ्यक्रम को लेकर तो कभी स्टेशन पर उर्दू भाषा को हटाकर संस्कृत में नाम लिखने को लेकर इस पर भी विवाद रहा है। फिलहाल सरकार राज्य के सभी 13 जिलों में संस्कृत ग्राम स्थापित कर रहे हर जिले में एक संस्कृत विद्यालय खोलने का प्रस्ताव तैयार कर रही है। जाहिर है कि संस्कृत का नाम आते ही राज्य में फिर से जो है राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी की सरकारों में संस्कृत के लिए नए आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसी क्रम में संस्कृत भाषा को लेकर शासन की तरफ से प्रदेश में संस्कृत ग्राम स्थापित कर सभी 13 जिलों में एक एक विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। अलग से स्कूल बनाने की बात अभी नहीं कही जा सकती, लेकिन कोशिश यह है कि शुरू से ही बच्चे संस्कृत माध्यम में शिक्षा लें। उनकी ज्ञान विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो संस्कृत माध्यम में उपलब्ध हों, ताकि आगे चल के कक्षा 6 से ऊपर जो हमारी जो मध्यमा स्तर के उत्तर मध्यमा और पूर्व मध्यमा स्तर के विद्यालय संचालित हैं राज्य में, वहाँ के लिए छात्र उपलब्ध हो सकें और वही छात्र आगे चल के हायर एजुकेशन के लिए उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ में जाके अपनी उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसका प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है, हेमराज जौहरी की खेल प्रतिभा का सीएम ने जमकर तारीफ की है। जौहरी ने कार्नर किक को गोल में बदलते देख खुशी जताई है। उत्तराखंड राज्य में युवा प्रतिभा की कोई भी कमी नहीं है, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। फुटबॉल खिलाड़ी हेमराज जौहरी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। हेमराज को उज्जवल भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं। देवभूमि लाइव में फिलहाल बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। क्या खुशी है भाई तुझ में चमकी